नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल HMB एजुकेशन क्लासेज में। और लास्ट लेक्चर जो अपन ने देखा था वो था अपने रुधिर परिसंचरण तंत्र की रुधिर कणिकाओं का। उसमें अपन ने पहली रुधिर कणिका आरबीसी की बात की थी। आरबीसी में अपन ने 15 से 16 क्वेश्चन तक की बात की। और वैसे ही अपन बात करेंगे किसकी, रुधिर परिसंचरण तंत्र के दूसरी रुधिर कणिका जो थी कौन सी अपनी, WBC। आरबीसी की तरह ही इसमें भी हम क्या करेंगे, सारे के सारे इसके क्वेश्चन देखेंगे कि इसके उपनाम क्या हो सकते हैं, इसका निर्माण कहां से होगा, इसका जीवन काल क्या होगा, ये निर्माण कहां से किया गया था, इसमें केंद्रक होगा या नहीं होगा, और इसमें क्या क्या प्रकार हो जाएंगे, इसका कार्य क्या होगा, इसको कार्य में या प्रकार में सब प्रकार के कौन कौन से कार्य होंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं किसका, WBC के उपनाम का। आरबीसी को ध्यान में रखते चलिएगा। आरबीसी के उपनाम क्या थे, लाल रुधिर कणिका या इरिथ्रोसाइट या रक्ताणु। वैसे ही इसके भी 3 उपनाम अपन बताएंगे। पहला था कौन सा, श्वेत रुधिर कणिका, इंग्लिश में क्या बोल सकता हूं, व्हाइट ब्लड कोपसेल्स, व्हाइट ब्लड कोपसेल्स या व्हाइट ब्लड कोपसेल। दूसरा नाम इसका मैं देना चाहूंगा तो वो क्या हो जाएगा, श्वेताणु। आरबीसी का क्या था, रक्ताणु। आरबीसी का इंग्लिश या साइंटिफिक या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम क्या था, इरिथ्रोसाइट। इसका नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। ये थी इसके उपनाम की बात। आरबीसी में अपन ने दूसरा क्वेश्चन देखा था किसका, आरबीसी के निर्माण स्थल का। अपन बात करें किसकी, WBC का निर्माण स्थल क्या होगा। इसका निर्माण स्थल किसे बोल देंगे। आरबीसी में वयस्क और भ्रूण दोनों में अलग अलग बात की थी, लेकिन इसमें अलग अलग बात नहीं करेंगे। अपन इसे बात करते हैं इसका भी निर्माण कहां से होता है, 3 जगह से। तीनों को ध्यान रखना है, आराम से अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो इसका निर्माण स्थल होगा वो क्या हो जाएगा, पीली अस्थि मज्जा, इंग्लिश में क्या बोल दूंगा, येलो बोन मेरो। दूसरा निर्माण स्थल क्या होगा इसका, थाइमस ग्रंथि या क्या बोल दूं, थाइमस ग्लैंड। तीसरा निर्माण स्थल होगा प्लीहा या स्प्लीन। यह थी बात किसके, इसके निर्माण स्थल की। अस्थि मज्जा बताई थी। हड्डी के अंदर जो खोखला स्थान होता है वही क्या होता है, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा 2 प्रकार की बताई थी, लाल अस्थि मज्जा और पीली अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा जो अपन ने बताई थी उससे किसका निर्माण होगा, आरबीसी का। और पीली अस्थि मज्जा से किसका होगा, अपने WBC का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं किसका, आरबीसी के निर्माण हो रहा है तो इसकी उम्र कितनी होगी, इसका जीवन काल कितना होगा, WBC का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना बताया था, 120 दिन। इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। और कुछ बुक्स में कई बार, एक बार सीडीएस में क्वेश्चन आया था इसके जीवन काल का, उसमें आंसर क्या गया था, 2 से 5 दिन। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ कभी भी ऑप्शन में नहीं देगा। या तो इसका जीवन काल कितना होगा, 1 से 4 दिन, या कितना होगा, 2 से 5 दिन। चौथे क्वेश्चन की बात करूं, WBC की संख्या कितनी होगी। आरबीसी की संख्या जब मैंने बताई थी तो इसमें अपन ने मादा में अलग बताई थी और नर में अलग बताई थी। महिला और पुरुष में अलग अलग बताई थी। पुरुष में कितनी थी, 50 से 55 लाख प्रति घन mm, और महिला में कितनी थी, 45 से 50 लाख प्रति घन mm। लेकिन WBC की संख्या महिला और पुरुष दोनों में समान होती है। और संख्या कितनी होगी, 6000 से 10,000 प्रति घन mm। WBC की संख्या कितनी होगी, 6000 से 10,000 प्रति घन mm। यह फिक्स नहीं है, एक रेशियो है कि एक स्वस्थ मनुष्य में संख्या कितनी होती है, 6000 से 10,000 प्रति घन mm। ऑप्शन दूर दूर के आएंगे, पास पास के नहीं आएंगे, पता चल जाएगा। 5वें क्वेश्चन की बात करूं मैं, WBC का आकार कैसा होगा। आरबीसी के आकार की जब मैंने बात की थी तो आरबीसी का आकार कैसे बताया था, डंबलाकार या द्विअवतलाकार, बाइकोनकेव। लेकिन जो अपनी WBC है उसका आकार निश्चित नहीं है, क्या बोल देंगे, इसका आकार अनियमित है या
रेगुलर है। ये अपने शरीर में ऐसे पड़े रहते हैं भाई, ऐसे अपनी ये डब्ल्यूबीसी पड़ी है। और ऐसी संरचना किसकी होती है? अमीबा की। संरचना किसकी होगी ऐसी? अमीबा की। और अमीबा का अगर इसका आकार पड़ता है तो नाम क्या दे देंगे? अमीबाकार या अमीबोइड। अमीबाकार या अमीबोइड। ये थी बात किसकी? अपने डब्ल्यूबीसी के उपनाम की, उसके निर्माण स्थल की, इसके जीवन काल की, डब्ल्यूबीसी की संख्या की और डब्ल्यूबीसी के आकार की। अगली बात करूंगा किसकी? अगला क्वेश्चन बनेगा कि इस डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होगा। आरबीसी का कार्य मैंने क्या बताया था कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन थी वो क्या करती है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अणुओं के साथ जुड़ती है और बॉडी के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो अगली बात मैं करूं किसकी? डब्ल्यूबीसी के कार्य की। आरबीसी की तरह ही क्वेश्चन नंबर कितना है? छठा। क्वेश्चन नंबर 6 है डब्ल्यूबीसी का कार्य। डब्ल्यूबीसी आरबीसी केवल एक प्रकार की थी, लेकिन डब्ल्यूबीसी एक प्रकार की नहीं होती। प्रकार की बात आगे करेंगे। इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। एलर्जी का नियंत्रण करना, प्रतिरक्षियों का निर्माण करना, बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करना आदि कार्य होते हैं। मोस्टली कार्य क्या बोलूंगा इसका कि इसके द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। डब्ल्यूबीसी के द्वारा प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। और प्रतिरक्षी क्या होते हैं? जो मानव के शरीर को बिना दवाइयों के बीमारियों से बचाने की क्षमता दिखाते हैं या बीमारियों से लड़ते हैं। और बीमारियों से लड़ने का काम कौन कर रहा है? प्रतिरक्षी। एक क्वेश्चन आता है कि दवाई नहीं दी थी तो सबसे पहले कौन सी कोशिका मानव शरीर को रोगाणुओं से बचाने का काम करेगी? तो सबसे पहली कौन सी होगी? अपनी डब्ल्यूबीसी। कार्य क्या बोल दिया? प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी और शरीर को रोगों से बचाने का कार्य। शरीर को रोगों से बचाने का कार्य कौन कर रहा है? डब्ल्यूबीसी। अब बात हुई जब सबसे पहली बार शरीर को डब्ल्यूबीसी बता रही है तो इसका नाम क्या दे देंगे? शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति। क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति किसे कहा जाता है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। अब बात हुई कि अपने कोई मकान में क्या हो रहा है? मकान में चोर घुस रहा है। अगर मकान के बाहर चौकीदार है तो सबसे पहले उसको कौन भगाएगा? चौकीदार भगाएगा। तो जैसे मकान का चौकीदार होता है वैसे ही डब्ल्यूबीसी सबसे पहले बीमारी से लड़ेगी। तो क्या बोल देंगे इसको? अपने शरीर का चौकीदार या गार्ड सेल या चौकीदार कोशिका, रक्षक कोशिका। इसका एक नाम क्या हो गया? इसे शरीर की रक्षक कोशिका या गार्ड सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखना, या तो क्या पूछ लेगा कि कौन सी कोशिका मानव शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है? तो क्या बोल देंगे? डब्ल्यूबीसी। शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति किसे कहेंगे? डब्ल्यूबीसी को। शरीर की रक्षक कोशिका या गार्ड कोशिका या क्या बोल दें चौकीदार कोशिका किसे कहेंगे? डब्ल्यूबीसी को। अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या कर रही है? सबसे पहले रोगाणुओं को मार रही है। जैसे घर क्या हुआ अपने सिटी में, क्या आ गया? आतंकवादी आ गया। तो आतंकवादी को सबसे पहले भगाने का काम कौन करता है? अपनी आर्मी वाले या पुलिस वाले। अब बात हुई ये अपने शरीर के एक तरह से क्या है? आर्मी या पुलिस वाले ही है। तो बात ही किसकी? क्वेश्चन आया एक कि अपना जो शरीर है उसमें अगर कोई रोगाणु आ गया तो सबसे पहले उसको कौन भगाएगा? अपनी डब्ल्यूबीसी। जैसे आतंकवादी को भगाते हैं पुलिस वाले या आर्मी वाले, लेकिन आर्मी वाले को ट्रेनिंग मिलती है, एक ट्रेनिंग का स्थल होता है, जैसे कोई डिफेंस एकेडमी हो गई या कोई सी भी अपना ट्रेनिंग सेंटर हो गया। वैसे ही बात किसकी आती है? अपने डब्ल्यूबीसी के ट्रेनिंग सेंटर की। कि साहब हम मानते हैं आपकी बात को कि डब्ल्यूबीसी रोगाणु को मारती है, लेकिन इसको रोगाणु को मारना कौन सिखाएगा? इसको ट्रेनिंग कौन देगा? तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग स्थल कौन सा है? तो क्या बोल देंगे अपन? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि डब्ल्यूबीसी को रोगाणुओं को मारना सिखाती है। अगला क्वेश्चन करूंगा मैं किसका? डब्ल्यूबीसी का। क्वेश्चन नंबर 8वां कि डब्ल्यूबीसी का कलर या रंग कैसा होगा? आरबीसी को ध्यान में रखते चलिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं कि
आरबीसी का रंग क्या बताया था, लाल रंग, और वो किसकी वजह से था, हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन खुद कैसा था, बैंगनी रंग का। अगली बात आई डब्ल्यूबीसी का रंग, नाम में छुपा था क्या, श्वेत रुधिर कणिका, तो इसका रंग कैसा होता है, व्हाइट या श्वेत। और श्वेत रंग को क्या बोल देते हैं, नॉर्मली श्वेत और काले रंग को किसी रंग में नहीं रखा जाता है, इन्हें नॉर्मली क्या बोलते हैं, कलरलेस बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, या तो बोल देंगे डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, श्वेत रंग की, या क्या बोल देंगे डब्ल्यूबीसी रंगहीन होती है। अगली बात आई कि डब्ल्यूबीसी में क्या केंद्रक होता है, अरे प्रत्येक कोशिका को नियंत्रित करने वाला जो पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उस कोशिका का केंद्रक। आरबीसी में केंद्रक नहीं था, किस किस को छोड़कर, ध्यान रखना, ऊंट, लामा और जिराफ को छोड़कर किसी भी जीव की या स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं था। और लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, और केंद्रक भी कैसा होता है, बिल्कुल स्पष्ट केंद्रक। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, और कैसा केंद्रक होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा डब्ल्यूबीसी में कि ये डब्ल्यूबीसी है, इससे कौन कौन से रोग अपने को हो सकते हैं। आरबीसी के रोग की बात की थी, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या, डब्ल्यूबीसी से होने वाले रोग। आरबीसी में दो तरह के रोग बताए थे अपन ने। जब आरबीसी की संख्या अधिक हो जाएगी तो रोग कौन सा था, इरिथ्रोसाइटोसिस, और जब कमी हो गई थी तो रोग कौन सा, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं मैं, डब्ल्यूबीसी से होने वाले रोग। पहला पॉइंट में क्या लूंगा इसमें कि अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए तो रोग कौन सा होगा, ल्यूकोपीनिया, या इसका एक और नाम है क्या, लाइकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया या लाइकोपीनिया रोग। और अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाए, डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाए तो अधिकतर से रोग कौन सा होगा, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। दो चीजें ध्यान रखना, अगर किसी बीमारी के लास्ट में क्या आ रहा है, पीनिया शब्द, तो क्या बोल दोगे, ये बीमारी किसी ना किसी चीज की कमी से हो रही है। अगर बीमारी के लास्ट में सिस शब्द आता है तो क्या बोल दोगे, ये बीमारी किससे हो रही है, किसी ना किसी पदार्थ की, खनिज लवण की या कोशिका की अधिकता से हो रही है। ये थे अपने आरबीसी के डब्ल्यूबीसी के 10 क्वेश्चन। अगर मैं इसमें 11वें क्वेश्चन की बात करूंगा तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार कितने होंगे। डब्ल्यूबीसी के प्रकार की मैं बात करूं कि आरबीसी तो केवल एक प्रकार की थी, लेकिन डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक तो डब्ल्यूबीसी होती है अपनी कणिका में, कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार। एक तो प्रकार क्या है, कणिका में डब्ल्यूबीसी या कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी, या इंग्लिश में क्या बोल दूंगा, ग्रेन्युलोसाइट सेल, कणिका में डब्ल्यूबीसी या ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। दूसरा बात करूं किसकी, अकणिका में, कणिका नाम क्या बोल देंगे, कणिका रहित, इंग्लिश क्या बोल दूंगा, ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। ये थी बात डब्ल्यूबीसी के प्रकार की। अब बात ये कणिका में क्या होता है और अकणिका में क्या होता है। तो कणिका में क्या बोलेंगे, प्रत्येक कोशिका के अंदर कुछ ना कुछ जीवद्रव्य होता है। जीवद्रव्य किसे बोलते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो लिक्विड या तरल पदार्थ है उससे ही उस कोशिका का क्या बोल देते हैं, जीवद्रव्य। जिस कोशिका के जीवद्रव्य में कणिकाएं पाई जाती है उन्हें क्या बोल देंगे, कणिका में। और जिनके जीवद्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती उन्हें क्या बोल देंगे, अकणिका में। अब बात आई कणिका में और अकणिका में क्या अलग अलग प्रकार की थी, अलग अलग प्रकार की है, और इनके भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। बात करूं, एक चार्ट बनाएंगे डब्ल्यूबीसी के प्रकार का कि कणिका में कितने प्रकार की है और अकणिका में कितने प्रकार की है, और इनके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, या इनमें इनका उपयोग कहां कहां होगा, या अपने मानव शरीर में किस किस कार्य में सहायता करती है। तो बात करूंगा किसकी, डब्ल्यूबीसी के प्रकार की। डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करूंगा, 2 बताए, कणिका में और अकणिका में।
ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। अब बात करूंगा, बताया क्या था कणिका में क्यों बोला था कि जिन कोशिकाओं के जीव द्रव्य में कणिकाएं या कण पाए जाएंगे उन्हें क्या बोल देंगे, कणिका में, और जिनमें कण नहीं पाए जाएंगे उन्हें क्या बोल देंगे, अकणिका में। अब जो कणिका में डब्ल्यूबीसी थी वो थी अपनी 3 प्रकार की। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बढ़ जाते हैं। एक तो था अपना क्या, न्यूट्रोफिल, एक था बेसोफिल, और इसका तीसरा प्रकार क्या था, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल, कणिका में डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। और अकणिका में डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की, एक तो क्या थी अपनी लिम्फोसाइट और दूसरी क्या थी अपनी मोनोसाइट। इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार देखिएगा चार्ट कैसे बना। जो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी थी उसकी मात्रा अपने मानव शरीर में सबसे अधिक होती है, और क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो क्या बोल देंगे, न्यूट्रोफिल, और इसकी मात्रा कितनी होगी, 65%। अब सर्वाधिक की बात की तो न्यूनतम की बात भी होगी, तो बात आई कि सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो क्या बोल देंगे, बेसोफिल, और इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.1 से 0.5% ये अपने मानव शरीर में पाई जाती है। अब मात्रा की बात हुई सर्वाधिक और न्यूनतम की, तो 2 बातें और बनती है। क्या सभी डब्ल्यूबीसी आकार में समान थी, सभी डब्ल्यूबीसी आकार में समान नहीं थी। अब आकार में समान नहीं थी तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होगी और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होगी। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी, अपनी मोनोसाइट, और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी, अपनी लिम्फोसाइट। 4 क्वेश्चन अपने यहां से तैयार हुए कि न्यूट्रोफिल थी वो सर्वाधिक मात्रा में होती है 65%, बेसोफिल न्यूनतम मात्रा में होती है 0.1 से 0.5%, लिम्फोसाइट सबसे छोटे आकार की डब्ल्यूबीसी है, और आपकी जो मोनोसाइट है वो सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी है। कई जगह पे इओसिनोफिल का नाम क्या होता है, सीडोफिल, तो ध्यान रखना सीडोफिल ही किसका नाम, अपने इओसिनोफिल का। अब बात करें इनके कार्यों की कि इनके कार्य क्या क्या होंगे, तो जो अपनी बेसोफिल और इओसिनोफिल है इसका कार्य क्या है, एलर्जी नियंत्रण करना, या एलर्जी का नियंत्रण करना। कई बार देखते हो कि धूप में जाने से स्किन में जलन उत्पन्न हो रही है, और धूल के संपर्क में आते ही खांसी चल रही है, दम घुट रहा है, वो सारी चीजें किस में आती है, अपने मानव शरीर में, एलर्जी में। और वो डब्ल्यूबीसी कौन सी है जो इन एलर्जी कारकों का नियंत्रण करती है, या शरीर में एलर्जी का नियंत्रण करने के लिए कौन सी डब्ल्यूबीसी उपयोगी है, बेसोफिल और इओसिनोफिल। अगली बात आई किसकी, अपने लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की। इसका कार्य क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना, एंटीबॉडी बनाना। डब्ल्यूबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम मैंने क्या बताया था कि ये मानव शरीर में पहली बार प्रतिरक्षियों या एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और शरीर को रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो कौन सी डब्ल्यूबीसी शरीर को रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षियों का निर्माण करेगी, तो नाम क्या होगा इसको, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी, जो आकार में सबसे छोटी होती है। अब 2 क्वेश्चन बच गए अपने, एक तो न्यूट्रोफिल का और एक अपने मोनोसाइट का, कि इन दोनों का कार्य क्या होगा। तो इन दोनों का कार्य होता है अपने जो बाहर से रोगाणु आते हैं उनको खत्म करना, या बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करना। बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करने का कार्य कौन करेगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल अपने मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, और मोनोसाइट सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी है। दोनों का कार्य क्या है, जो बाहर से रोगाणु आ रहे हैं उनका भक्षण करना, और भक्षण करने वाली जो कोशिकाएं होती है उन्हें नाम क्या देते हैं, भक्षक कोशिका या फेगोसिटिक सेल। फेगोसिटिक सेल या भक्षक कोशिका। क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से भक्षक कोशिका को बताइए। ऑप्शन 3 पर न्यूट्रोफिल,
मोनोसाइट, दोनों या कोई नहीं, आंसर क्या था, दोनों। अब बात हुई कि ये दोनों समान कार्य करती है, नहीं करती। जैसे बात हुई कि जब बाहर से कोई आतंकवादी आते हैं तो उनसे लड़ता कौन है, अपने पुलिस वाले। तो ये भी क्या है, रोगाणु अपने शरीर के लिए एक तरह से आतंकवादी हैं जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। और अपने शरीर में इन रोगाणुओं को पकड़ने या मारने के लिए कौन जिम्मेदार है, मोनोसाइट और आपकी न्यूट्रोफिल। ये अपने मानव शरीर में पुलिसमैन या पुलिसकर्मी का कार्य करती है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी डब्ल्यूबीसी को पुलिसकर्मी कहा जाता है, तो क्या बोल देंगे, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। क्या दोनों समान पुलिस वाले हैं, नहीं है। अब थाने में देखते हैं कुछ पुलिस वाले बड़े होते हैं, सीआईएसआई, और कुछ उनके नीचे काम करने वाले कांस्टेबल होते हैं। तो जो बड़ी मात्रा है या बड़ी कौन है अपने डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट। बड़ी डब्ल्यूबीसी को क्या बोल देंगे अपन, बड़ा पुलिस वाला, बड़ा पुलिस वाला। इंग्लिश क्या यूज करते हैं, मैक्रो पुलिसमैन, या सर्वाधिक मात्रा में बाहरी रोगाणुओं का भक्षण करने वाला। न्यूट्रोफिल की आकार छोटा था, इसका आकार छोटा था, इसलिए इसे क्या बोल दिया, छोटा पुलिस वाला, छोटा पुलिस वाला। ये इंग्लिश टर्म क्या यूज करूंगा, माइक्रो पुलिसमैन, या क्या बोल दूं, कम भक्षण करने वाली कोशिका। तो ये था अपना क्वेश्चन आया एक बार कि कौन सी डब्ल्यूबीसी को माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है, तो न्यूट्रोफिल। और कौन सी डब्ल्यूबीसी को मैक्रो पुलिसमैन कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, मोनोसाइट। ये थी बात अपने किसकी, डब्ल्यूबीसी के प्रकार की। एक बार वापस से ध्यान रखना, ध्यान देना, डब्ल्यूबीसी में क्या बताया। सबसे पहला क्वेश्चन डब्ल्यूबीसी के उपनाम का। उपनाम मैंने क्या क्या बताए कि एक तो इसका उपनाम होगा श्वेत रुधिर कणिका, एक होगा इसका उपनाम श्वेताणु, और इंग्लिश टर्म या मेडिकल भाषा में क्या बोल देंगे अपन, ल्यूकोसाइट। इसका जीवन काल कितना था, 1 से 4 दिन या 2 से 5 दिन। अगला क्वेश्चन था कि इसमें केंद्रक होगा, इसमें केंद्रक होगा, और स्पष्ट रूप से केंद्रक इसमें पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा, इसका कलर क्या होता है, या तो इसको सफेद कलर बताते हैं या इसे कलरलेस या रंगहीन बताते हैं। एक क्वेश्चन था कि इसका निर्माण कहां से होगा, तो उसके अपन ने 3 स्थान बताए, पीली अस्थि मज्जा, या थाइमस ग्रंथि, या क्या बोल दो इसको, प्लीहा। अगली बात आई कि इसका कार्य क्या है, तो कार्य बताया था मानव शरीर को बाहरी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। तो अगला क्वेश्चन बना, इसको लड़ने के लिए ट्रेनिंग कौन देता है, अपनी थाइमस ग्रंथि। उससे अगला क्वेश्चन बना, इससे होने वाले रोग कौन कौन से होंगे। अगर इसकी मात्रा अधिक होती है तो रोग कौन सा हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर मात्रा कम हो गई तो रोग कौन सा हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया या लाइकोपीनिया। अब अलग से 2 रोग होते हैं इन डब्ल्यूबीसी की वजह से। एक तो रोग अपना है क्या, एड्स रोग, और एक अपना रोग है क्या, ब्लड कैंसर। एड्स रोग या ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का एक और नाम है क्या, अपने ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से। अब बात हुई कि ये जो आपकी एड्स था, इसका पूरा नाम क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम हो गया। अब बात हुई कि ये एड्स होता किसकी वजह से है, या इसमें डब्ल्यूबीसी किस प्रकार से सहायक है। एड्स रोग होता है एक वायरस की वजह से, और वायरस का नाम क्या था, एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस की वजह से ये रोग होता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा वायरस कौन से प्रकार का है, तो एचआईवी का ध्यान रखना, ये एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। एड्स एक रेट्रोवायरस जिसे अपन एचआईवी वायरस कहते हैं, उसकी वजह से होता है। एचआईवी का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, कि ये अपने इम्यूनिटी को कमजोर करता है। अगली बात आई कि इसमें डब्ल्यूबीसी का क्या योगदान रहा, तो ये जो एचआईवी वायरस था ये अपने लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की मात्रा को कम कर देता है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की मात्रा इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या इसमें कम हो जाती है।
अब लिम्फोसाइट का मैंने कार्य क्या बताया था, इसका कार्य था प्रतिरक्षियों का निर्माण करना। अब जब ये लिम्फोसाइट ही कम हो गई, इसकी मात्रा ही कम हो गई, तो क्या प्रॉपर रूप से शरीर में प्रतिरक्षी बन पाएंगे? प्रॉपर रूप से प्रतिरक्षी नहीं बन पाएंगे। तो जो भी बीमारी छोटे मोटे वायरस या किसी भी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी हो रही है, उससे लड़ने की क्षमता बॉडी में नहीं रही और बॉडी में मनचाही बीमारियां होने लग जाती है, बॉडी कमजोर पड़ जाती है, थकान रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, वेट कम हो जाता है, वजन कम हो गया, शरीर पतला पड़ गया। ये सारी चीजें कौन से रोग में होती है? एड्स रोग में। और एड्स रोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना कि कैसा वायरस होता है? रेट्रोवायरस। और कौन सी डब्ल्यूबीसी इफेक्टिव होती है? लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। और बाकी इसकी पूरी बात करेंगे अपन जो मानव के रोग वाला चैप्टर होगा उसमें। अब बात है ये ल्यूकेमिया क्या होता है या ब्लड कैंसर क्या होता है। अब कैंसर का तो नाम सबने सुना होगा, ट्यूमर है, गांठ बन जाती है और इस ट्यूमर में गांठ बन गई या किसी भी कोशिका में गांठ बन गई तो उसको कैंसर बोलते हैं। लेकिन जब मानव की रक्त कोशिका में ही क्या हो गया, कैंसर की गांठ बन गई, तो क्या कहलाएगा ये? रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। अब बात हुई इसमें होता क्या है? ब्लड में कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाओं का गुच्छ है। अब इसमें मैंने अगर बात की कि ये एक अपनी मोनोसाइट कोशिका थी, हर कोशिका विभाजन होती है और नष्ट भी होती है, संख्या बढ़ाती भी और खत्म भी होती है। लेकिन इस रोग में क्या होता है? कैंसर रोग में एक प्रॉपर कोशिका अपने विभाजन का दर या विभाजन की क्षमता बढ़ा लेती है। और ब्लड कैंसर में वो कोशिका कौन सी होती है? मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या इसमें बढ़ जाएगी। ये कोशिकाओं का गुच्छ था अपने रक्त में, और जब क्या हुआ, ये एक मोनोसाइट कोशिका थी, इसने अपने विभाजन की क्षमता बढ़ा ली। अब विभाजन बढ़ा तो आसपास में कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई। जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई एक समान क्षेत्र में, तो तनाव उत्पन्न हुआ, नष्ट कम हो रही है, बन रही ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? वहां पे एक गांठ बन जाएगी। और ये गांठ ही किसकी होती है? रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया की गांठ होती है। दोनों की सब ध्यान रखना। जो एड्स रोग है उसमें कौन सी डब्ल्यूबीसी साइट है? लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। मात्रा कम होगी या बढ़ेगी? मात्रा कम हो जाएगी। अब बात है ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कौन से कोशिका को प्रभावित करती है या कौन सी डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करती है? तो नाम क्या दे दोगे? जो ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर है वो क्या करता है? आपके मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी पर इफेक्टिव होता है। और जब मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी तो वहां पे कैंसर की गांठ बन जाएगी। यह था अपना दूसरी रुधिर कणिका डब्ल्यूबीसी की बात। अब ऐसे ही तीसरी की बात करेंगे जो कौन सी थी अपने? प्लेटलेट्स या बिंबाणु या पट्टिकाणु, या इंग्लिश में क्या बोल दूंगा? थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी डब्ल्यूबीसी की तरह ही इसमें भी इसके सभी प्रकार के अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो तीसरी डब्ल्यूबीसी कौन सी हो गई? प्लेटलेट। प्लेटलेट या इंग्लिश में क्या बोल दूंगा? प्लेटलेट्स इसका नाम होता है। पहले प्लेटलेट्स को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक रोग आया, कौन? डेंगू। उस रोग ने इस प्लेटलेट्स को काफी फेमस किया। अभी इसमें बात करेंगे कि ये प्लेटलेट्स होती क्या है या डेंगू रोग में ये प्लेटलेट्स कैसे प्रभावित हुई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आरबीसी डब्ल्यूबीसी की तरह इसमें बात करूंगा, इसके उपनाम क्या क्या होंगे? तो इसके उपनाम होंगे, इसे बोल सकते हैं हम क्या? बिंबाणु। एक नाम दे सकते हैं क्या? पट्टिकाणु, या इंग्लिश में क्या बोल दूंगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? थ्रोम्बोसाइट। ये इसके 3 नाम हो गए। अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके प्लेटलेट्स है उसका निर्माण स्थल कौन सा होगा या उसका निर्माण कहां से हुआ? ओरिजिन साइट इसकी क्या होगी? आरबीसी की ओरिजिन साइट क्या थी? लाल अस्थि मज्जा और यकृत प्लीहा। डब्ल्यूबीसी की क्या थी? पीली अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि और एक क्या बोल दिया था इसमें? प्लीहा। वैसे ही इसमें बात करेंगे, इसका निर्माण स्थल क्या होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा या बोन मेरो। आरबीसी में कौन सी अस्थि मज्जा थी? लाल। डब्ल्यूबीसी में पीली। और प्लेटलेट्स जो है वो दोनों प्रकार की अस्थि मज्जाओं से ही निर्मित होती है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अस्थि मज्जा थी
क्या पूरी अस्थि मज्जा इसका निर्माण करती है? तो मोस्टली अस्थि मज्जा में कोशिका पाई जाती है मेगा कैरियोसाइट कोशिका। अस्थि मज्जा में कौन सी कोशिका है? मेगा कैरियोसाइट कोशिका, जो इस प्लेटलेट का निर्माण करती है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि प्लेटलेट्स का निर्माण करने के लिए कौन सी कोशिका होगी या कौन सा स्थान होगा? तो क्या बोलोगे? अस्थि मज्जा। या फिर अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि अस्थि मज्जा की कौन सी कोशिका के द्वारा प्लेटलेट का निर्माण होता है? तो क्या बोलोगे? मेगा कैरियोसाइट कोशिका, इसके द्वारा ही प्लेटलेट्स का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया कि इसका जीवन काल कितना होगा? इसका जीवन काल कितना होगा? काफी समय पहले बुक्स में इसका जीवन काल कितना थे? 5 से 7 दिन, लेकिन कुछ सालों में इसका जीवन काल कितना बताया जा रहा है? 10 से 13 दिन का। हर 10 से 13 दिन में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है और वो नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन बना कि क्या इस प्लेटलेट्स में केंद्रक होगा? इसमें केंद्रक पूर्णतया अनुपस्थित होता है। कोई भी ऐसा जीव, चाहे वो स्तनधारी हो, चाहे वो उभयचर हो, किसी भी जीव में कि प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगली बात आई, इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य है रक्त को गाढ़ा करना, रक्त को गाढ़ा करना, या कहीं शरीर में चोट लग जाए तो रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। थ्रोम्बोसाइट नाम में छुपा है क्या? थ्रोम्बस। और थ्रोम्बस का मतलब ही क्या होता है? थक्का या क्लॉट। अब बात हुई कि जब भी शरीर में चोट लग जाएगी, उसमें थक्का बन जाएगा, तो बात किसकी आएगी? थ्रोम्बस की या थ्रोम्बोसाइट अपने प्लेटलेट्स की। अगली बात आई, अगला क्वेश्चन मैं इसमें छठा क्वेश्चन करूंगा कि इस प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं? कार्य क्या होगा इसका? रक्त को गाढ़ा करना या रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, इसके जो कार्य से अगर कार्य कम या ज्यादा हो गया या इसकी मात्रा कम या अधिक हो गई तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? छठा क्वेश्चन आया अपना क्या? प्लेटलेट से होने वाले रोग, प्लेटलेट्स के रोग। प्लेटलेट से कौन कौन से रोग अपने शरीर में हो सकते हैं? वही बात करेंगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी की तरह। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई तो रोग क्या बोल देंगे? लास्ट में, नाम के लास्ट में क्या लगता है अगर कमी होती है तो? पीनिया। रोग क्या बन गया? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। अगर मैं बात करूं दूसरी, अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ गई, अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ गई तो जब किसी भी चीज की मात्रा बढ़ती है और उससे रोग उत्पन्न होता है तो रोग के लास्ट में शब्द क्या होता है? सिस। तो रोग क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या हो गया रोग? थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब मैं एक अलग से बात करना चाहूंगा कि अपना जो प्लेटलेट्स है उसकी मात्रा कम अधिक होने से अपना जो रक्त प्रवाह है या खनिजों की आपूर्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अलग से ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन कि अगर अपने शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक हो गई, प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक हो गई तो क्या होगा? कार्य क्या था? रक्त का थक्का बनाना या रक्त को गाढ़ा करना। अगर प्लेटलेट संख्या अधिक है तो रक्त कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। अगर रक्त गाढ़ा है तो रक्त के परिवहन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम। और एक तो घी होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, एक अपना पानी होता है। दोनों को अगर अपन फैलाते हैं तो जल्दी कौन फैलेगा? अपना पानी। अगर रक्त की मात्रा, अगर प्लेटलेट्स की मात्रा क्या हो गई? अधिक हो गई तो रक्त कैसा हो गया? गाढ़ा। स्पीड क्या हो गई? कम। और अगर प्लेटलेट्स की मात्रा या प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई तो रक्त कैसा हो जाएगा? पतला। और रक्त पतला हो गया तो रक्त के जो परिवहन की स्पीड थी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रक्त के परिवहन को तेज या धीमे होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये एक पाइप है,
इस पाइप में एक पाइप इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है, एक इधर निकल रहा है। अपने गांवों में जो ड्रिप सिस्टम होता है, गांव में जो ड्रिप सिस्टम होता है, जब अलग एक पाइप है, इससे जगह जगह से इसकी शाखाएं और निकली हुई है और यहां से इसमें अपन किसी पानी का प्रवाह करते हैं। अगर पानी पतला है तो स्पीड के साथ डायरेक्ट कहां निकल जाएगा, सीधे साइड वाले भागों में पानी कम पहुंचेगा। वैसे ही बात अपने रक्त की है, अगर रक्त पतला हुआ तो तेज स्पीड से जाएगा, सीधा ही चलता जाएगा। जो साइड में कोशिकाएं या जो साइड में जो अपने अंग है वहां तक ये पर्याप्त रूप में नहीं पहुंच पाएगा। और स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि रक्त ही वह तरल है अपने मानव शरीर का जो सभी अंगों तक खनिजों को और प्रोटीनों को पहुंचाता है। अगर स्पीड कम है तो अंगों तक प्रोटीन या खनिज प्रॉपर पहुंच पाएंगे, अंगों तक खनिज पर्याप्त मात्रा में पहुंचेंगे। अगर इसकी क्या है, स्पीड तेज है, अगर स्पीड तेज है तो सीधे निकलेगा ब्लड, तो क्या होगा, अंगों तक खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। अंगों तक खनिज क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा। और जब खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा तो क्या हो गया, शरीर कमजोर हो गया, थकान हो गई, पतला हो गया, तरह तरह की बीमारियां शरीर में लग जाएगी। और वही तो अपना डेंगू रोग था। लोगों ने क्या बोला कि प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू रोग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। डेंगू रोग होने से प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। अरे प्लेटलेट्स का जीवन काल मैंने कितना बताया था, 10 से 13 दिन का। प्रत्येक 10 से 13 दिन में प्लेटलेट्स नष्ट होती है और नई प्लेटलेट्स बनती जाती है। लेकिन जब डेंगू रोग है उसमें वायरस होता है, एर्बो वायरस, और उस एर्बो वायरस में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होने देता। पुरानी तो नष्ट हो रही है प्लेटलेट्स, लेकिन नई प्लेटलेट्स नहीं बन रही। और जब नई प्लेटलेट्स नहीं बनेगी तो क्या रक्त गाढ़ा रह पाएगा, रक्त गाढ़ा नहीं रह पाएगा। और रक्त पतला हो गया तो स्पीड क्या हो गई, तेज। और स्पीड तेज हो गई तो प्रत्येक अंग तक पूरी मात्रा में खनिज पदार्थ नहीं पहुंच पाएंगे। और जब खनिज पदार्थ नहीं पहुंच पाए तो शरीर कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, एनर्जी नहीं रही, दुबला पतला हो गया, शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर टूट रहे हैं और बुखार आने वाली कंडीशन। और वो बुखार क्या होती है अपनी, डेंगू बुखार। तो ध्यान रखना, डेंगू बुखार होने से प्लेटलेट्स कम नहीं होती, प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू बुखार होती है। और इसका रीजन क्या था, एक वायरस था, एर्बो वायरस, जो आगे अपन मानव शरीर के रोगों की बात करेंगे उसमें प्रॉपर इसका अध्ययन करेंगे। तो ये थी बात अपने किसकी, ब्लड की बात कंप्लीट हुई। ब्लड में प्लाज्मा बताया 55%, रुधिर कणिकाएं बताई 45%, प्लाज्मा में अध्ययन किया 90 से 92% जल था और 8 से 10% प्रोटीन थे। उसमें 4 प्रकार के प्रोटीन थे जो 3 ग्रुपों में 3 प्रकार का कार्य कर रहे थे। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन कार्य क्या था उनका, थक्का बनाना। एल्बुमिन का कार्य क्या था, खनिजों का प्रासरण नियमन करना। और ग्लोबुलिन का कार्य क्या था, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। वैसे ही अपन ने रुधिर कणिकाओं की बात की। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की देखी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 0 से लेके टॉप लेवल तक का प्रत्येक क्वेश्चन आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में बताया गया है। कंप्लीट चार्ट की फॉर्मेट में डब्ल्यूबीसी के प्रकार बताए, उनके अलग अलग कार्य बताया। और ये था अपने प्लेटलेट्स। जो रोग मैं साथ में बताता जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि जो एड्स रोग है वो कौन सी डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है, तो क्या बोल देंगे, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। इसमें लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती है या घटती है, तो क्या बोलोगे, घट जाती है। ब्लड कैंसर कौन सी डब्ल्यूबीसी की वजह से हुआ, मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की वजह से। मोनोसाइट की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और ऐसे ही प्लेटलेट्स में रोग की बात की, कौन सा, आपका डेंगू रोग। डेंगू रोग होने से प्लेटलेट्स कम हो गई थी और प्लेटलेट्स कम हो गई तो रक्त क्या हो गया, पतला, रक्त की स्पीड बढ़ गई, प्रत्येक अंग तक खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाया तो शरीर
कमजोर हो गया, दुबला पतला हो गया, शरीर में एनर्जी नहीं रही, हाथ पैर टूट रहे हैं, दर्द कर रहा और बुखार आ रही है, और वो बुखार कौन सी थी, डेंगू बुखार। इसके लिए जिम्मेदार एक वायरस होता है, और वो वायरस जिसका प्रॉपर स्टडी करेंगे अपन मानव रोग या ह्यूमन डिजीज का अध्ययन करेंगे उसमें। तो ये थी बात थी अपने दोस्तों आज के लेक्चर की। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपने रुधिर वर्ग की या ब्लड ग्रुप की, कि किसका ब्लड ग्रुप कैसे है, क्यों बना, कौन से ब्लड ग्रुप से कौन से ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ब्लड दे सकते हैं, या किस किस को ब्लड दे सकते हैं, किस किस से ले सकते हैं, वो सारी चीजें बाकी की बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।